जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हो तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले साल आए हुए भी हैं। और तो देखो, नंबर 1 पर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है जर्मनी का एकीकरण, यानी कि हिस्ट्री वाले पार्ट से आप लोग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये 2022 और 2024 में ये पूछा भी गया है। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो इस पे आप लोग को फुल डिटेल पढ़ लेना है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत बस बेसिक नॉलेज ले लेना, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको लिख पाओ। नेक्स्ट है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, मतलब आपको उसका कारण बताना है कि क्यों हुई ये क्रांति और उसका क्या प्रभाव पड़ा मानवीय जीवन पर। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख लेना। 1789 की क्रांति भाई ये लगभग हर ही साल पूछा जा रहा है। ठीक है, बस इस साल नहीं आया 2024 में, ये 2023 तक ये पूछा गया है। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण। तो ये जो एकीकरण वाले क्वेश्चन है ना, इसको जरूर पढ़ना है। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण, ठीक, 2020 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मिस मत करना। नेक्स्ट है भैया कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखो। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर अब बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई निबंध तो हिंदी ग्रामर में लिखा रहता है, तो ये तो ग्रामर थोड़ी ना है, तो इसमें हम निबंध कैसे लिखें। तो निबंध का मतलब यहाँ पर इन उस चीज़ से है कि आप लोग को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना है कि महात्मा गांधी के कौन कौन से सत्याग्रह हुए, और उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बतानी है। ऐसा नहीं कि पूरा आप लोग को 3 से 4 पन्ने भर देने निबंध सुन के, नहीं, थोड़ा सा भी बेस लिखना, लगभग 150 से 200 शब्दों का आप लोग को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन तथा उसके बारे में समझाइए। तो असहयोग आंदोलन क्या था और क्यों शुरू करा था महात्मा गांधी ने, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 2019, 2023, 2024 में परमानेंट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहता है महामंदी के कारणों को लिखिए। जो महामंदी हुई थी वो क्यों हुई थी, क्या कारण थे उसके, वो आप लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले इन्होंने बोल दिया 3 प्रकार के, और क्या बताए गए थे, क्या मापदंड रखे गए थे इसके, वो आप लोग को बताना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, ये क्या था और किसके बीच में हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो ये सब आप लोग को इसके बारे में, बस जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बस हल्की फुल्की नॉलेज आप लोग को ले लेनी है, ताकि एग्जाम में बस कैसे भी इसको लिख पाओ। नेक्स्ट है जैव तथा अजैव संसाधन। ठीक, कौन कौन से जैव और अजैव संसाधन होते हैं वो पढ़ लेना। ठीक, ज्योग्राफी पोर्शन से है ये। उसके बाद जैसे ये है आप लोग का मृदा अपरदन क्या है, कारण सहित बताइए। मृदा अपरदन क्या होती है, मृदा अपरदन, ठीक, और उसका कारण क्या होता है वो क्लियर कर देना है। और वो जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी हो रहेगा जल, ऑप्शन सी आप लोग के पास आ रहेगा हिमनद, या ऑप्शन अगर 4 की बात करें यहाँ पर तो बारिश। ठीक, तो एक आप लोग को आंसर इसमें बताना है अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है उसके बाद 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ये भी आपको बताना है। तो ऐसे कोई 3 राज्यों के नाम याद कर लो, जैसे कि एक तो हो गया गुजरात, और 2 आप लोग को और जो सरल पड़े वो याद कर लेने हैं। उसके बाद इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है उसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है भैया 12 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता क्या होती है, महत्व को समझाइए। तो जैव विविधता के बारे में पढ़ लेना और इसका क्या महत्व है इसको देख लेना, क्योंकि 2023 और 2024 मतलब 2 सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इस साल आ जाए। तो चलिए अब हम लोग 12 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बचे हुए क्वेश्चनों को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 13 नंबर हो जाएगा मेरा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि जो होती है इंडियन फार्मिंग, उसकी कोई 3 आप लोग को विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। चावल की खेती किन भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तम होती है करना, वो आप लोग को बताना है। किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए, वो सब आप लोग को देखना है, आपकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। देखो 3 विशेषताएं ऊपर बतानी है। उसके बाद आप लोग को कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं, सबसे नंबर 1 पर जो समस्या कौन सी है, जैसे अधिक बरसात होना। ठीक, नंबर 2 पर कौन सी है, जैसे कि जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं आप लोग की जो कृषि होते हैं उनकी फसलों में। तो इस तरह से आपको कई सारी दी हुई हैं आपकी किताब में, आपको जो छोटी छोटी हैं वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट है
परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो ये देख लेना ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं, परंपरागत कौन से हैं और गैर परंपरागत कौन से रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे में आपको ये लगभग 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि आपका ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो हमारा जो रोड होता है उस पर जो हम लोग चलते हैं उसका परिवहन के 3 प्रमुख विशेषताएं या फिर गुण कौन से हैं वो बताना है। नेक्स्ट है उसके बाद परिवहन तथा संचार के जो साधन होते हैं, ठीक, वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। मतलब परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं वो किसी देश की जीवन रेखा, मतलब जीवन रेखा क्यों होती है वो तो सबको पता होगा भाई। आजकल फ़ोन हमारा क्या है, जीवन है एक तरह से सभी लोगों का, सबके हाथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हों। तो ये जीवन रेखा हुई हमारी। और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, परिवहन होगा, जितना आप लोग के रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी उतना सरकार का राजस्व बढ़ेगा। ट्रेन चलेगी, आप टिकट खरीद के बैठोगे उतना उनको पैसा मिलेगा, ठीक। तो मतलब परिवहन कोई भी हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नहीं बोला है इन्होंने कि सड़क परिवहन या वायु परिवहन या जल परिवहन। तो हवाई जहाज भी हो गया, जैसे आपको लखनऊ से मुंबई जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको किराया लोगे तो किसके पास जाता है, इनडायरेक्टली रूप से आपने किसको पे करा, सरकार को पे करा। तो ये अर्थव्यवस्था हमारे देश की मजबूत होती है। उसका नेक्स्ट आप लोग देखोगे गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक, गठबंधन सरकार जैसे कि आपको पता होगा अभी केंद्र में आई है गठबंधन सरकार, ठीक, भाजपा और कई लोगों ने जो नीतीश कुमार हैं इनको का गठबंधन हुआ है। तो यही होता है कि गठबंधन सरकार के गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो जो भी समय मैं आपको लिख देना है अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा 1992 के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताओ। 1992 में देखो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, सबको पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा इस पर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कई सरल पॉइंट इस पर मिल जाएंगे कि 1952 में संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके पहले मतलब क्या था, उसके बाद में क्या अंतर हुआ है, किस चीज़ का संशोधन करा गया है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ के लिख देना है। नेक्स्ट है उसके बाद भारत की विधिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब जो भारत का जो लॉ है, कानून है, उसमें एक तरह से जो मतलब ग्रंथ रखे होते हैं भारत के, मतलब कानूनों के जो होती हैं बड़ी बड़ी किताबें, उसमें क्या वर्णन करा गया है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के। मतलब वुमेन्स लीडरशिप, जो महिलाएं होती हैं उनकी लीडरशिप को लेकर के यहाँ पर क्या स्थिति है अपने संविधान में, वो आप लोग को बतानी है। नेक्स्ट है बताइए कि किस तरह अभी भी जातिगत समानताएं पाई जाती हैं। मतलब जातिगत असमानताएं, जैसे कई गांव में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर जाति के हिसाब से असमानताएं पाई जाती हैं लोगों में। जैसे पुराने समय में होता था जो ऊंची जाति के होते हैं वो अलग होते हैं ना, निम्न जाति के अलग, तो वो सब अभी कई तरह की असमानताएं अभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है हमारा, जब हम लोग वोटिंग करके आते हैं, ठीक, वोट देते हैं, अपना नेता हम लोग खुद चुनते हैं, तो उसमें हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं वो आप लोग को बताना है। सब कुछ आपकी आप ही किताब में मिलेगा, देखो आराम से पढ़ना अच्छी तरह से, क्वेश्चन ढूंढ के, क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, आंसर आपको ढूंढना है आपकी अपनी किताब में। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हो सकेगा तो इसका आंसर अगर पॉसिबल होगा, वैसे तो लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो भाई आप लोग के लिए हम ये भी कर देंगे। बस कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसके आंसर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके आंसर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करा पाएँ। नेक्स्ट है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। संगठित कार्य मतलब कि जैसे कि 3-4 लोग या 10-12 लोग एक ग्रुप में बैठ करके काम करें। एक होता है सिंगल काम करना, जैसे आप अभी अकेले अपने मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हो, और यही आप लोग 5-6 लोग मिलकर अगर इस वीडियो को देखोगे तो हो जाएगा संगठन में कार्य करना। मतलब एक ग्रुप में आप बना के इस वीडियो को देखोगे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, वैश्वीकरण क्या होता है तो ये देखना आपको, मतलब बाहर की जो नीतियाँ होती हैं उनको मजबूत करना। फिर है नेक्स्ट आपका ऐसे कारणों का वर्णन कीजिए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे कारण जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता कौन है, हम लोग हैं, ठीक। और जैसे आप लोग किसी चीज़ को कोई खरीदने गए, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने गए तो आप कस्टमर हो, कस्टमर यानी कि उपभोक्ता, ठीक। तो उसमें क्या शोषण होता है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको डेट याद रखनी है भाई, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और लगभग
आप लोग देखोगे अगर सर्च करके आप लोग मेरे एनालिसिस के हिसाब से लगभग 6 से 7 सालों से ये परमानेंट पूछा जा रहा है। बस 2021 में नहीं आया था क्योंकि उसमें उस साल एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो उसको अगर हम हटा दें तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हर बार पूछा जा रहा है। 1 नंबर में इसका पूछ लेता है कि किस तारीख को हुआ था, कौन से सन में हुआ था, और लॉन्ग में भी ये पूछा जाता है, तो ठीक, कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है 30वें नंबर पे, देखो हम लोग पहुंच गए बात में। तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन का वर्णन करो। नमक कानून तोड़ो ये किसने नारा दिया था, किसने आंदोलन करा था, क्या था नमक कानून तोड़ो, पूरा आप लोग को पढ़ के आपको बताना है। तो आपको हिंट दे देना है, ये गांधी जी ने इसका नारा दिया था नमक कानून तोड़ो, और उन्होंने ही समुद्र का जो नमक था उसका जो अंग्रेजों ने कर लगाया था टैक्स वगैरह, तो आप लोग पढ़ोगे इसमें तो आपको पता है उन्होंने नमक बना के अपना उनका कानून तोड़ दिया था। क्लियर है। तो इस तरह से ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एंड हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो और परमानेंट मिलती रहें तो भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन अगर हमको मिलेगा तभी हम आप लोग के लिए परफेक्टली वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।